भारतीय संसद। रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। भारत की राजनीति व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा एवं राज्यसभा है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संसद पर कुछ आवश्यक बिंदु इस प्रकार हैं। भारत में केंद्रीय विधायिका के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा प्रथम और निम्न सदन है। राष्ट्रपति भी केंद्रीय विधायिका का ही अंग होता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः केंद्र में कानून निर्माण में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व आवश्यक माना गया है। केंद्र में राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा 250 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर राज्यसभा में भेजता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के आधार पर चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाते हैं जिसे संसद विधि द्वारा विहित करती है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन संविधान की चतुर्थ अनुसूची द्वारा किया गया है। राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्यों की रिक्तता को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राज्यसभा के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी सभापति एवं उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अतः जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति करता है। संविधान के अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें राज्यों की जनता द्वारा अधिकतम 530 सदस्य और संघ शासित प्रदेश द्वारा अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे तथा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेगा। वर्तमान में लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों की जनता द्वारा तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि वैध मताधिकार के आधार पर राज्यों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है तथा जो अनिवास, विकृत चित्त, अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण के कारण अयोग्य न ठहरा गया हो, लोकसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार रखता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 और
अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन ऐसी रीति से करने का उपबंध है जिसे संसद विधि बनाकर विहित करें। संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए संसद ने विधि बनाई है कि वे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की संख्या इस तरह निश्चित की गई है कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का अनुपात जहां तक हो सके समान हो। लोकसभा की अवधि उसकी प्रथम बैठक की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होती है। ये अवधि समाप्त हो जाने पर लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है। 5 वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। किसी भी दशा में उक्त अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने के बाद किसी भी दशा में लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपातकाल में लोकसभा की अवधि को बढ़ाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब तक सदन के सदस्य होते हैं अपने पदों पर बने रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पद मुक्त भी हो सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र के अतिरिक्त सदन के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद के विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष को 1,25,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को अनेक अधिकार व उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन की प्रतिष्ठा और व्यवस्था तथा सदन में अनुशासन अध्यक्ष के ऊपर ही निर्भर होता है। सदन के नियमों की व्याख्या करना और उसे लागू करना अध्यक्ष के मुख्य दायित्व हैं। अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक सदन में पारित हो चुका है और अब यह राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है। इस मामले में अंतिम निर्णय उसी का होता है। अध्यक्ष सदन के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में होता है। वह सदन के नेता के साथ मिलकर उसकी कार्यवाहियां तय करता है। लोकसभा की समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। लोकसभा के सदस्यों के इस्तीफे भी अध्यक्ष ही स्वीकार करता है। अध्यक्ष पद की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसे भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते आदि देने का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना होता है। अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग करता है। जब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहा होता है तो उपाध्यक्ष को एक सदस्य के रूप में सदन में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त रहता है। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी 2015 को आप लोगों के सहयोग की कामना लिए हमने एक संगठन का आधार रखा है जिसका नाम वॉइस फॉर ब्लाइंड है। हमारे क्लब का उद्देश्य है दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे भी समाज में आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें।
आप लोगों में से जो भी दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता करना चाहते हैं, वो हमारे इस संगठन का सदस्य बन सकते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर ये आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षित दृष्टि सक्षम व्यक्ति यानी एजुकेटेड साइटेड व्यक्ति दृष्टिबाधित लोगों की मदद कर सकता है, मुख्यतः उनकी स्टडी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके एवं परीक्षा के समय सहलेखक अर्थात स्क्राइब के रूप में अपना योगदान देकर। इसके अलावा आप जिस भी शहर में हैं, वहां की दृष्टिबाधित संस्था में जाकर उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। अब ये बताना चाहूंगी कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम भारत के कई शहरों के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से जुड़े हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, यदि वहां कोई दृष्टिबाधित छात्र या छात्राएं रिकॉर्डिंग या सहलेखक की मदद मांगता है, तो हम उसको आपका नंबर दे सकते हैं, जिससे उन्हें उसी शहर में सहयोग मिल जाए। साथ ही आप अपने शहर के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था की जानकारी नेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। इस कार्य हेतु आपका दिया गया वक्त उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। आपके सहयोग की प्रतीक्षा में अनीता शर्मा। धन्यवाद।